बेटा इजी इजी चल रहा है अभी तक। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? मैम वो एरिया या फिर वो हिस्सा में कोई चार्ज अपना फोर्स मतलब वो। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब एक चार्ज जो है वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता रहता है, तो वो जो इन्फ्लुएंस होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने देखा कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको डायरेक्टली फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज के तरीके से हम लिख सकते हैं। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लास्ट क्लास में देखा। फिर हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ना, जो भी ये चार्जेस होते हैं जो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहे हैं सराउंडिंग पे, उनका इन्फ्लुएंस हम डायग्रामेटिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी है तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, है तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी। बट अभी तक हम जो भी पढ़ते आए हैं उसमें हम एक चीज पढ़ रहे हैं, वो है डिस्क्रीट चार्जेस। राइट, डू यू गाइज अग्री विद दिस? यस मैम। है ना? तो राइट, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड डिस्क्रीट चार्जेस। तो डिस्क्रीट चार्जेस से क्या समझे बेटा? मैम मतलब अलग अलग पार्ट में चार्जेस डिवाइड हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अलग अलग पार्ट में चार्जेस डिवाइडेड है, मतलब आप एक एक चार्ज को देख सकते हो ना, आप एक एक चार्ज को अलग अलग तरीके से देख सकते हो कि हाँ ये चार्जेस एक दूसरे से अलग है। अगर मैं आपके यहाँ पे n चार्जेस भी लगा दूं, ये 1 2 3 4 5, सो दिस इज माय फर्स्ट चार्ज, दिस इज माय सेकंड चार्ज, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, सो ऑन तक मेरे पास n चार्जेस हैं। सपोज सबका q मैग्नीट्यूड है, तो ये आपका एक डिस्क्रीट चार्ज का सिस्टम हो गया ना। So this is discrete system of charges, right? Yes, Do you ma'am. guys agree with this? Discrete system of charges का मतलब है सब कुछ हम अलग अलग देख सकते हैं बेटा। सारे चार्जेस को आप सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो। जब हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो सबको आपने अलग अलग देखा, सबकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, हो गया हमारा काम। अब जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की क्लास बहुत अच्छी है क्योंकि हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही शुरू कर रहे हैं। एक दो लेक्चर अभी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके जाएंगे, तो अच्छे से समझ लो ये टॉपिक। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काफी सारी अलग अलग तरीके की होती है। जैसे अगर मैंने किसी रॉड पे अपना पूरा चार्ज स्प्रेड कर दिया, या फिर किसी रिंग पे कर दिया, डिस्क पे कर दिया, किसी भी चीज पे कर दिया, तो इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो भी हमें लिखना आना चाहिए। ऑलराइट, तो वो सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, वो सब हम आगे वाली एक दो क्लासेस में समझेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ लेते हैं। आपको क्या समझ में आया कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब डिस्क्रीट का मतलब है कि चार्ज सारे अलग अलग हैं, कंटिन्यूअस का मतलब सोच सकते हो। मैम जैसे मैम एक ही फ्लो में। वेरी गुड, एक ही फ्लो में बोला एक बच्चे ने। दूसरे बच्चे ने क्या बोला, फिर से बोलो। मैम जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पूरे ऑब्जेक्ट पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा। तो बिल्कुल सही बोला आपने, एक ही फ्लो में किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसी तरीके से हम इसको, इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं कि हियर योर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। आपका जो चार्ज होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। मैम आपकी स्क्रीन पॉज है। अच्छा, मेरी स्क्रीन पॉज है, एक सेकेंड। अभी आ गई बच्चों? यस मैम। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ कंडक्टर, ओवर अ कंडक्टर और एनी बॉडी, मतलब किसी भी चीज के ऊपर आपने अपना चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, बहुत ही सारे चार्जेस हैं और बहुत पास हैं एक दूसरे के, है ना। जैसे अगर मेरे पास कोई रॉड है इस तरीके की, इस रॉड पे मैंने बहुत सारा चार्ज कर दिया, तो ये पूरी रॉड पे पॉजिटिव 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 चार्ज हो गया। या फिर अगर मेरे पास कोई रिंग है ना, अगर मेरे आ रही है आपकी। एक सेकेंड, आज इंटरनेट स्लो चल रहा है, आज तो मौसम भी सही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी आ गई? यस मैम। सपोज आई एम हैविंग अ रॉड जिसपे हमने चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सपोज आई एम हैविंग अ रिंग, ठीक है, इस रिंग पे हमने चार्ज पूरा का पूरा पॉजिटिव इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, सपोज आई एम हैविंग अ डिस्क, डिस्क देखिए सब बच्चों ने, यस है मैम। ना। डिस्क मतलब ये भरा हुआ उसके अंदर भी कुछ। ठीक है, सपोज आई एम हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ डिस्क,
तो अब इसके अंदर बच्चों हमने क्या कर दिया है कि ये सारी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है। मेरे पास ऐसे स्फीयर हो सकता है, कोई पेपर है, कोई शीट है, उसके ऊपर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अब आप इस ऑब्जेक्ट में से चार्जेस को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट पे इतने सारे नंबर ऑफ चार्जेस हैं एंड दे आर सो क्लोजली पैक्ड टुगेदर कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। सो यू कैन नॉट थिंक दैट दिस इज अ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस कि चलो रॉड पे मैंने 5 चार्जेस ऐसे ऐसे लगा दिए, ऐसे हम सोच ही नहीं सकते। तो हमें हमारी जो सोच है वो अलग तरीके से यहाँ पर रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा बच्चे ने बोला कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एकदम हमारा अनइंटरप्टेड रहता है, और जो चार्ज होता है वो फ्लो करता रहता है कंटिन्यूअसली इस पूरे के पूरे सिस्टम में। डिस्क्रीट चार्जिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अलग तरीके से निकालना पड़ता है, उसके भी स्टेप्स कैलकुलेट करने के अलग हो जाते हैं। ऑलराइट, इज दिस ओके? यहाँ तक क्लियर है Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या? वेरी गुड। तो अब बेटा 3 तरीके की हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस रहती हैं। ठीक है, 3 तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहती है? पहली होती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी होती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरी होती है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हियर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी आप सब लोग नोट डाउन करते रहो छोटे छोटे पॉइंटर्स। हियर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है, ये जो पूरी की पूरी रॉड होती है हमारी, इस रॉड के ऊपर अगर मैं चार्ज स्प्रेड कर रही हूँ तो मैं एक लेंथ के ओवर कर रही हूँ ना। इसकी थिकनेस आप लोग नहीं देखोगे, ये तो मैंने थिकनेस इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए स्क्रीन पे, वरना ये रॉड की थिकनेस नहीं मानी जाती है, खाली एक लेंथ की तरह मानी जाती है। एक वायर है, कोई थ्रेड है आपका किसी मेटल का, उसके ऊपर अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उस तरीके का सिचुएशन आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आएगा। ठीक है बच्चों, तो सपोज मैंने इसके ऊपर ऐसे बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस चार्ज का मुझे मैग्नीट्यूड भी पता है कि मैम इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q के बराबर है और इस रॉड की जो लेंथ है वो L के बराबर है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हमें एक नया पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऑलराइट, लैम्डा से डिनोट क्या बेटा? फिर से बोलो। मैम, लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। और डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर भी अब हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, तो हम चार्ज को किससे डिवाइड करेंगे? लेंथ से। वेरी गुड बेटा, लेंथ से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमने चार्ज खाली स्प्रेड ही लेंथ पे कर रखा है। तो एक तरीके से लैम्डा को हम कैसे लिख देते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज दिस ओके? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? कूलम पर मीटर। बिल्कुल सही, इसकी SI यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। अब इस केस में ना हम क्या करते हैं, जब हम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी भी वो चीज कि सपोज मेरे पास ऐसे ही एक बड़ा सा एक रॉड है जिसके ऊपर ऐसे Q चार्ज स्प्रेड है और जिसकी लेंथ हमारी L हमें गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। डीएल। वेरी गुड, तो ये एलिमेंट होगा हमारा DL एलिमेंट। इसको हम DL या फिर D कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे और हम बोल देंगे कि इस छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज है? DQ चार्ज है। डीक्यू चार्ज, और ठीक फिर है, तो उसको इंटीग्रेट कर दें। हाँ, उसको फिर हम अब यहाँ पर हम चार्ज को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि अब इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना है उसको हम कैसे करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाई DL लिख सकते हैं, है ना? Yes. तो यहाँ से अब हम जैसे Yes, इलेक्ट्रिक ma'am. फील्ड में हम पहले तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाती थी, अब यहाँ पर हम DQ के फॉर्म में लिखेंगे Q की वैल्यू को, और Q की आपकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? लैम्डा DL। लैम्डा डीएल। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। ऑलराइट, ये लीनियर चार्ज का केस हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। अगर हम रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, आर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी आपकी क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, तो वो भी हमारा इसी का केस आ जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको तो अपने आप ही आप सोच भी सकते हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? Along चार्ज area पर यूनिट एरिया। charge distribution. वेरी गुड, बिल्कुल, दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही बोला। पहले बच्चे ने डेफिनेशन बता दी, दूसरे बच्चे ने फॉर्मूला बता दिया। ऐसे स्मार्ट बच्चे हमारे पास। ठीक है, सो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, अब यहाँ पर जो आपका चार्ज होता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस। ठीक है, सरफेस मतलब एक एरिया के ओवर हम इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस। जैसे सपोज अगर हमारे पास
कोई डिस्क है, ठीक है, सपोज आई एम हैविंग अ डिस्क, ऐसा ये पॉजिटिव डिस्क है हमारे पास, इस तरीके का कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, कुछ भी कर सकते हो। या फिर सपोज मेरे पास कोई शीट है, मेटल की शीट है, उसको मैंने चार्ज कर दिया, क्या दिक्कत है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना यार, चार्ज तो आप किसी भी चीज को कर ही सकते हो, कंडक्टर होना चाहिए, क्या दिक्कत है, उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ठीक है। अगर हमारे पास कोई डिस्क है या फिर कोई शीट है तो उस सिचुएशन में हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं। अब इस केस में भी मैं इसी तरीके से बोलूंगी कि सपोज इस पे मेरा जो चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज इक्वल टू क्यू, मैंने क्यू चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेटा बाकी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस मैम। बच्चा जिसको आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, इंटरनेट में दिक्कत है, एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो या फिर घर में ना कहीं और बैठ जाओ। मैंने ये भी देखा है कि घर में आप लोग कहाँ बैठे होते हैं उससे भी इंटरनेट की स्पीड में फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर क्लास में जितने बच्चे हैं सब बोलेंगे कि नहीं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही तो मेरे इंटरनेट में दिक्कत है, अगर एक या दो बच्चे बोलेंगे मतलब आपके इंटरनेट में कोई इश्यू है, ठीक है बच्चा। तो एक बार जगह चेंज कर, हाँ एक बार चेक कर लो बच्चा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब ये डिस्क है या फिर अगर हमारे पास कोई शीट है जिसका एरिया आपको सपोज ए गिवन है, ठीक है, इसमें आपको जो एरिया है वो ए के बराबर गिवन है, तो अब यहाँ पर आप बोलते हो कि हमारे पास एक चीज आ जाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आई थी, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वही है कि कितना चार्ज है एक छोटे से एरिया में, अगर मैं कैलकुलेट करी हूँ देन व्हाट इज द चार्ज, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन ए। वेरी गुड बेटा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि उसकी यूनिट अलग है इसकी यूनिट अलग है, सबकी ऐसा यूनिट अलग होती है, बिकॉज वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी में वी आर डिवाइडिंग द चार्ज बाय लेंथ, हियर वी आर डिवाइडिंग द चार्ज बाय एरिया। ऑलराइट, वेरी गुड, मूविंग ऑन। अब यहाँ पर भी हम वही सेम चीज कर सकते हैं कि वी कैन कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, लेट दिस एलिमेंट बी डीए, वेरी गुड, एंड लेट दिस द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट बी डी क्यू। तो यहाँ पर हम सिग्मा को कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सही, और यहीं से हम, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, और जब हम आगे जाएंगे तो यहीं से हम डी क्यू को लिखेंगे एज सिग्मा डी ए। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्या कर दिया, मैम ये कैसे कर दिया मैम, तो इसलिए मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या हो रहा है। क्लियर है ये वाली चीज भी? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बस फाइनल चीज हो गई अब हमारी, है ना। अब चार्ज कहाँ और लगाएंगे, तो इस केस में क्या होता है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया, इमेजिन कर सकते हो मैम, 3D वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ वॉल्यूम का मतलब हो गया कि सपोज, चलो सबसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक स्फीयर है, सपोज आई एम हैविंग अ स्फीयर एंड इस पे मैंने पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, इस पे मैंने जो पूरा का पूरा चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वॉल्यूम में भी चार्ज है, उसके एरिया पे भी चार्ज है, हर जगह पे स्फीयर में मैंने चार्ज डाल दिया, तो ये एक तरीके से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना बेटा। और यहाँ पर भी आप सेम चीज कर सकते हैं, अगर हमने क्यू चार्ज लगाया है और स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये जो हमारा स्फीयर है इसका रेडियस अगर आर है, तो यहाँ पर अब हम क्या डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है ना, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, एंड इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्स पर मीटर। वेरी गुड, द एसआई यूनिट इन दिस केस विल बी कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे। और यहाँ पर भी सेम चीज होगी कि एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसिडर कर लेंगे कि मैम अब ये जो एलिमेंट है मेरा, इस पे डी क्यू चार्ज है और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू डीवी। तो यहाँ से अब हम रो कैसे, हाँ अब हम रो कैसे लिख सकते हैं, dq by dv, बिल्कुल सही, और हम डी क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं एज रो डीवी, rho dv। ठीक है। तो कोई भी चार्ज होता है उसकी वैल्यू आप चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एरिया या वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? यस ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, और ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और हम किस तरीके से पहले हम लीनियर को कवर करेंगे, लीनियर समझने के बाद फिर डिस्क का केस निकालेंगे, शीट को कंसिडर करेंगे, तब हम एरिया की बात करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला जो पार्ट होगा वो हम वंस वी अंडरस्टैंड गॉसेस लॉ
देन वी विल कवर स्फीयर वगैरह वाले जो केसेस होते हैं वो हम तब कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमारे को क्या कवर करना है कि रॉड की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू आ रहा है। अगर हमारे पास कोई छोटी सी आर्क है तो उस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है। अगर हमारे पास रिंग है तो रिंग की वजह से क्या आ रही है। अगर हमारे पास डिस्क है तो डिस्क की वजह से क्या वैल्यू आ रही है। एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर डिस्क की जगह हमारे पास एक शीट है चार्जेस की तब हमारी क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वाले केसेस हमें मैम आज डिस्क और में कल क्या की क्लास रखेंगे? में करने हैं। क्या बेटा? डिस्क में क्या रखेंगे उसका एरिया, मतलब सर्कल का ही लगाना उसमें? बेटा उसमें हम बताऊंगी धीरे धीरे कैसे करेंगे। वंस यू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिंग तो रिंग के एक्सप्रेशन से ही हम डिस्क का एक्सप्रेशन एक्सट्रैपोलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप डिस्क को कैसे इमेजिन कर सकते हो कि वो बहुत सारी रिंग्स से मिलकर बनी हुई है। यस मैम, इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप बोल रहे हो कि बहुत सारी रिंग्स से मिलकर बनी है, आपके पास रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सारी रिंग्स का इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, चलो अभी इसी पे आते हैं धीरे धीरे करके कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए, बीच बीच में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या, तो उसके स्टेप्स क्या है। इसके स्टेप्स आप समझ लो, उसके बाद आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। पहली चीज ये है कि आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके बेस पे हम इसकी चार्ज डेंसिटी लिख देंगे एंड कंप्यूट चार्ज डेंसिटी। रॉड के केस में लिख दो, डिस्क के केस में लिख दो, सबके केस में हम यही पहला स्टेप करेंगे कि चार्ज डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो लैम्डा है, सिग्मा है, रो है, जो भी एक्सप्रेशन है वो हम लिख देंगे। ठीक है, सबसे सिंपल स्टेप। अब इसके बाद क्या आ रहा है, अब आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे हमारे पास रॉड है, चाहे डिस्क है, चाहे रिंग है, कुछ भी हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम बहुत सारे इनफाइनाइट स्मॉल हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो वी विल डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन into infinitesimal small charges, into infinitesimal small charges, और उन चार्जेस को हम बोलेंगे कि ये इस छोटे से इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट पे हमारा जो चार्ज है वो dq है। कैन यू गाइस गेस व्हाई आर वी डूइंग दिस स्टेप? मैम क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं होता ना, वेरिएबल भी हो सकता है। नहीं, अगर यूनिफॉर्म होगा तब भी हम ये स्टेप करेंगे बेटा। हम या ये फिर स्टेप इसलिए सरफेस कर के रहे लिए हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे डीक्यू को। हाँ, तो ये dq क्यों ले रहे हैं, क्योंकि dq हम इसलिए क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। राइट, आप लोग अग्री करोगे ना कि हमें Yes, ma'am. पॉइंट चार्ज अगर है उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। तो अगर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीपल इनफाइनाइट चार्जेस में बांट दिया तो वो छोटा सा जो मेरे पास एक चार्ज है उसकी वजह से तो मेरे पास एक्सप्रेशन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहां पे तो मैं पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन लगा दूंगी, है ना। तो ये जो Yes, dq ma'am. वाला एलिमेंट है, दिस एक्ट्स लाइक अ पॉइंट चार्ज व्हिच विल एक्ट एज अ टाइनी पॉइंट चार्ज। इसका ये पर्पस है, और टाइनी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हमें पता है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस स्टेप। अब मूविंग ऑन, वंस वी हैव दिस, तो अब हम वैल्यू लिख सकते हैं कि कितना ये dq की क्या वैल्यू है। राइट, वी कैन राइट दिस वैल्यू। हम ये वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहां से अब आप लिख सकते हो dq विल बी इक्वल टू लैम्डा dl। अगर आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा लीनियर केस में है, यू विल राइट dq इज इक्वल टू सिग्मा dA। अगर हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया के फॉर्म में है, एंड वी विल राइट dq इज इक्वल टू रो dv इफ आवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ओवर अ वॉल्यूम। तो ये भी सिंपल है। अब अगला स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट है। सपोज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट P पे। ठीक है, कैसे, मतलब क्या है इसका कि मेरे पास कोई भी रैंडम ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अभी हमें इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो भी है ये लैम्डा सिग्मा रो कुछ भी है ये। उसके बाद मैंने एक छोटा सा यहाँ पर ये एलिमेंट ले लिया एंड दिस इज माय dq एलिमेंट। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो dq एलिमेंट है इसकी वजह से, सपोज यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो r है या फिर x है, कुछ भी ले लो, इसकी वजह से यहाँ पर कितना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, छोटा सा जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है de, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वाला स्टेप समझ में आया? मैम फिर जो ये डी है इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना हर हाँ, पार्टिकल। ये हमारा अगला स्टेप है। अभी हमारा इसके पहले क्या स्टेप है कि ये छोटे से एलिमेंट की वजह से हमने de की वैल्यू निकाल ली।
राइट? Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैं यही लिख देती हूँ, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ डी because of the small charge dq. ठीक है, ये dq चार्ज की वजह से हमने ये d की जो वैल्यू है, जो छोटा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा इस चार्ज की वजह से, उसकी वैल्यू निकाली। इसकी अब आप वैल्यू भी लिख सकते हो कि सपोज अब ये जो डिस्टेंस है, मैंने सपोज ये p वाला पॉइंट है, दिस इज r डिस्टेंस अवे, तो इसकी वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, d विल बी इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर। यही आती है ना, मैग्नीट्यूड की तो वैल्यू यही आएगी, Yes, ma'am. है ना? और जो भी इसकी डायरेक्शन होगी वो रेडियली वाली डायरेक्शन होती है, हमेशा आउटवर्ड या इनवर्ड ही रहेगी डायरेक्शन, डिपेंडिंग ऑन इफ यू हैव पॉजिटिव चार्ज और इफ यू हैव नेगेटिव चार्ज। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है कि बस अब ये डी से ही हमें सॉल्व करना है। अब अगर जरूरत पड़े तो रिजॉल्व कर लो डी को कंपोनेंट्स में, रिजॉल्व, है ना, मैम रिजॉल्व। क्योंकि सबका डायरेक्शन तो डिफरेंट हाँ, सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा, सो रिजॉल्व डी इनटू कंपोनेंट्स वेयर एवर नीडेड। मैम स्क्रीन पोज हो गई। अच्छा, स्क्रीन पॉज हो गई, एक सेकंड बच्चा, अभी विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो आपको ये डी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। जहां पे सिमेट्री दिख रही है आपको सिमेट्री आइडेंटिफाई कर लो, जहां पे दिख रहा है कि नहीं ये कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस चार्ज अगर एक छोटे से चार्ज की वजह से हो रहे हैं तो सिमेट्री की वजह से बाकी चार्जेस की वजह से भी ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो वाली चीज भी आप लोग देख सकते हो। नाउ वंस यू हैव डन दिस, तो अब आप इंटीग्रेट करने के काबिल हो गए हो। द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फाइनल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is obtained by summing over। अब आप क्या बोल रहे हो कि अब मेरी जो पूरी की पूरी बॉडी है, मैंने एक छोटे से इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल लिया कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है डी। अब मेरी जो बॉडी है, लेकिन वो तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स की बनी हुई है ना, तो ये वाला जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं कैसे निकालूंगी, सारे के सारे जो इनफाइनाइट से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स आए हैं उनको मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे? अब ऐड अगर हमारे पास बहुत छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं तो हम उसको ऐड कैसे करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं ना। तो जो आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक तरीके से, वो कितना हो जाएगा ये भी आप लोग लिख सकते हो। जो भी हमने चार्ज वगैरह की वैल्यू लिखी थी, ये इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद आपके पास डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के से भी मल्टीप्लाई कर दो, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर के टर्म्स में इंटीग्रल आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिमिट्स अपनी लगानी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। परफॉर्म दिस इंटीग्रल विद द रेलेवेंट लिमिट्स। अब लिमिट्स भी तो लगाओगे ना कि कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो। परफॉर्म दिस इंटीग्रल, है ना, परफॉर्म दिस इंटीग्रल विद रेलेवेंट लिमिट्स एंड योर आंसर विल बी देयर। ठीक है, ये स्टेप समझ में आए? जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये चैप्टर कहीं ना कहीं, वैसे आप शायद आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको वहां पे भी अब जो आपने करा है उसमें आपको ये सारे स्टेप्स दिख गए होंगे कि हाँ हमने यही वाले स्टेप्स तो फॉलो करे हैं, कुछ अलग चीज थोड़ी करी है ना। यही वाली तो सारी चीजें आप लोगों ने करी है, कुछ अलग थोड़ी किया है। मैम अभी स्कूल में तो नहीं कराया है यहाँ तक। अच्छा, स्कूल में नहीं करवाया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अभी ये स्टेप समझ में आ गए बेसिक? Yes, ma'am. ठीक है, अब ना मैं सबसे पहला वाला जो केस है वो आप लोगों को करवा दी हूँ। वो पहले वाले केस से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाले सारे स्टेप्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल केस लेंगे, सबसे सिंपल सबसे प्यारा केस ले रही हूँ कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड का केस सबसे इजी रहता है, और उसके अंदर भी 2-3 केसेस होते हैं कि रॉड में पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है ना। मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए इजी वाला केस ले रही हूँ कि जो पॉइंट है वो इस रॉड की ही लेंथ के अलोंग लाई कर रहा है। ठीक है, द पॉइंट इज लाइंग समवेयर हियर, दिस इज माय पॉइंट पी। ये समझ में आया कि हाँ मैम पॉइंट पी कहाँ है, उसकी लेंथ पे ही लाई कर रहा है, सिंपल केस है। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ठीक है, तो लेट देयर बी ऐसे क्यू चार्ज ऑन दिस रॉड, लेट द लेंथ ऑफ दिस रॉड बी इक्वल टू एल एंड लेट दिस पॉइंट बी, ये जो भी पॉइंट है, लेट दिस बी आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रॉड। ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रॉड, और ये जो रॉड है मेरी ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो आपको पता है कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा। राइट साइड।
है ना, टुवर्ड्स राइट साइड मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगना चाहिए आइडियल केस में। तो अभी हम इसके बारे में बाद में बात करें। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किस तरीके की रॉड है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही था ना कि आइडेंटिफाई कर लो कि ये किस तरीके की रॉड है। सो दिस इज अ Yes, लीनियर ma'am. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम लैम्डा Yes, डिफाइन ma'am. कर सकते हैं एज Q by L। Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये तो सिंपल पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या बोला था, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। ये दिख रहा है पीले रंग का छोटा सा एलिमेंट, यस मैम, है ना। तो ये पीले रंग का छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर मैं हम यही लिखेंगे, कंसिडर यू आर हैविंग अ रॉड ऑफ लेंथ L। ये सारी हिस्ट्री वाला जो पार्ट है ये खुद लिख लेना। कंसिडर अ रॉड ऑफ लेंथ L विद पॉजिटिव चार्ज एंड हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सो नाउ वी आर कंसिडरिंग अ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट। इसको मैं लिख रही हूँ dx। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट dx। इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू dx हैविंग चार्ज dq, हैविंग चार्ज dq। अब आपको पता है कि dq का एक्सप्रेशन क्या होगा? Lambda into dl. वेरी गुड, dq विल बी इक्वल टू लैम्डा dx। ठीक है, एंड लेट मी से दैट दिस चार्ज राइट हियर इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट p। ठीक है, ये वाला जो चार्ज है मेरा, दिस इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट p। हमें डिस्टेंस चाहिए होगा ना कि चार्ज और पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तभी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख पाओगे ना बच्चों। सो लेट मी से दैट दिस चार्ज इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट p। इज दिस ओके? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई ना? No. नो ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है बेटा, पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस छोटे से चार्ज की वजह से, वो कुछ इस तरीके से होगा DE। ये तो मैं डायरेक्टली Yes, लिख ma'am. सकती हूँ, Yes, है ना। इस ma'am. DE की वैल्यू कितनी होगी मुझे ये बता सकते हो? Kq upon x square. ठीक है, बाकी बच्चे ये बताओ, अग्री कर रहे हैं? मैम के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। वेरी गुड, सोचो सोचो, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, KDQ अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए इस केस में आंसर? Kq upon x square. डी क्यू अपॉन एक्स X स्क्वायर। square. वेरी गुड, तो हम यही करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने अगला स्टेप यही तो था कि हमने DQ की वैल्यू लिख दी। अब हम छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू to this small element, due to this small element at point P, at point P. So this will be equal to what? This will be equal to what? Electric field is equal to K dq upon x square. Yes, ma'am. यही तो होगा, बस यहाँ पे चार्ज मेरा dq है यार, वहां पे जो चार्ज था वो मेरा बड़ा था, और ये भी E नहीं होगा, ये D होगा, क्योंकि हम छोटे से चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर मुझे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इफ आई वांट टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है ना। हमें पता है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है। वी हैव टू इंटीग्रेट दिस k dq अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सब लोग अग्री कर रहे हैं मेरे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। और k dq अपॉन x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का क्या मतलब हुआ? आप लोगों को किसको इंटीग्रेट करना है? dq की वैल्यू है लैम्डा dx। सो यू हैव टू इंटीग्रेट k लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। k लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर को आप लोगों को इंटीग्रेट करना है। अब ये कुछ फेमिलियर इंटीग्रेशन लगा कि k लैम्डा तो मैम कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, खाली 1 अपॉन x स्क्वायर को ही तो करना है ना। यहां तक अग्री कर रहे हो? यस है ना। और इसको कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करोगे? लिमिट्स भी तो डालनी है रॉड की पूरी। आर टू एल प्लस आर। वेरी गुड, क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि देखो P सबसे क्लोज है उस पॉइंट पे जब इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो r है। अगर ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे होता तो दोनों के बीच में डिस्टेंस r होता, और जो सबसे दूर वाला एलिमेंट है दैट इज r प्लस l डिस्टेंस अवे। सो आई विल हैव टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम r टू r प्लस l एंड माय वर्क विल बी डन। राइट, आर यू गाइस अग्रीइंग विद मी? तो कर ले इसको इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा हमारा। बच्चों म्यूट कर लो अपने आप को बेटा, किसी का माइक अनम्यूटेड है। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी नोटबुक्स में इंटीग्रेट करो, हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, कर दूं इसको इंटीग्रेट? यहां तक नोट डाउन कर लिया जिसको नोट डाउन करना है? यस चलो वेरी गुड। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो इंटीग्रेट करने में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने क्या वैल्यू लिखी थी? इंटीग्रल ऑफ r टू r प्लस l लैम्डा x k लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर।
k लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। तो ये k लैम्डा तो कॉमन वो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। r अपॉन r प्लस एल x की पावर -2 dx को इंटीग्रेट करना है, तो कर लोगे ना इंटीग्रेट। कैसे करते हैं? x की पावर -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय -1 फ्रॉम r टू r प्लस एल, यही हो जाएगा ना, है ना? Yes. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k लैम्डा इंटू -1 अपॉन एक्स की पावर, मतलब -1 अपॉन एक्स को करना है r से लेकर r प्लस एल तक। तो एक तरीके से ये कितना आ गया? k लैम्डा lambda into minus 1 मैं अपॉन minus one r, ले लो। हाँ 1 अपॉन r इंटू -1 अपॉन r प्लस एल लिख सकती हूँ ना, है ना? इसमें क्या दिक्कत है? यही तो करा है मैंने। कुछ हुई क्या परेशानी? No मैम। मैंने उल्टी कर दी ना, वरना इट इज सपोज टू बी 1 अपॉन r प्लस एल -1 अपॉन r, क्योंकि वहां पे एक नेगेटिव साइन था तो मैंने इसको 1 अपॉन r -1 अपॉन r प्लस एल लिख दिया। ठीक है, तो अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये r इंटू r प्लस एल आ जाएगा और ऊपर से r और r कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख दूं? Yes मैम। Yes ठीक है, मैम। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास k लैम्डा l अपॉन r इंटू r प्लस एल। बस इतना ही है। ठीक है, समझ में आए सारे के सारे जो स्टेप्स हमने अजीबो गरीब वहां पे लिखे हैं, इतनी लंबी मेहनत करके जो 7-8 स्टेप लिखे, उनका क्या फायदा हुआ, उनका क्या मतलब था, सबको समझ में आया? Yes मैम। Yes, ma'am. ठीक है, और जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ चार्ज। डायरेक्शन जो भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपकी पोलैरिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगी, एक्सेस के अलोंग ही होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड अपॉन पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एक्सेस के अलोंग ही होगी, पॉजिटिव है तो अवे होगी, नेगेटिव है तो उसके टुवर्ड्स होगी। विल डिपेंड अपॉन पोलैरिटी ऑफ चार्ज। इज दिस क्लियर गाइस? Yes मैम। Yes, सब ma'am. बच्चे बताओ। ये वाली डेरिवेशन सबसे सिंपल डेरिवेशन है, तभी सबसे पहले ये वाली करवाई है, अब इसके बाद वाली थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती रहेंगी। ठीक है, अब रेडी हो, Yes, ऐसे प्रिपेयर हो गए कि हाँ मैम? कौन कौन है अभी बताओ? अंजलि ने बोला यस मैम, एक और बच्चे ने बोला यस मैम। ठीक है, हार्डन भी बोल रही है यस मैम, संगीता इज ऑल्सो सेइंग यस मैम। डाउट तो नहीं है ना? यस मैम ही बोल रहे हो ना सब लोग? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। स्नेहा ने भी ऐसे हैंड रेस कर दिया, करुणा ने भी हैंड रेस कर दिया, अंशिका ने भी हैंड रेस कर दिया, तो फिर सबको समझ में ही आ गया ना, फिर तो बहुत बढ़िया हो गया। चलो फिर अब थोड़ी सी मुश्किल डेरिवेशन करवा देते हैं। मैम ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझाना एक बार। अच्छा, डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि अगर मैं पॉइंट को कहीं पे भी ले लूं, मेरे पास पॉजिटिव वाला रॉड है, तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमेशा एक्सिस के अलोंग होगी, अवे फ्रॉम द रॉड, है ना? और अगर नेगेटिव है यहाँ पे रॉड, सपोज चार्ज नेगेटिव होगा, तो आपकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो उल्टी हो जाएगी, हमेशा रहेगी एक्सिस के अलोंग ही, बस अवे या टुवर्ड्स होएगी, वो डिपेंड करेगा आपका पोलैरिटी ऑफ चार्ज पे। ठीक है बेटा? ओके ओके, चले आगे। चलो अब ये आ जाओ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा अब ये वाला जो है, दिस इज योर डिफिकल्ट वाला केस, एंड दिस इज द लास्ट केस व्हिच वी हैव टू डिस्कस इन द केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ये जो केस होगा ये हमें एक जनरल रिजल्ट दे देगा, और इसी केस से हम, अगर हमारे पास इनफाइनाइट रॉड है तो क्या आंसर आएगा, अगर हम किसी रॉड के सेंटर पॉइंट पे देख रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, यहां से हमारे इस वाली चीज को डिराइव करके हमारे वो वाले केसेस भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इस पार्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ रॉड नाउ। किस कलर से करें? पहले ब्लू से करी थी ना, हाँ तो ब्लू से ही कर देते हैं। ठीक है, बच्चे बोलेंगे कि हाँ मैम चलो कहीं पे तो कुछ सिमेट्री है ना, तो चलो बेटा थोड़ा सा डायग्राम मैं बड़ा बना रही हूँ ताकि ना अच्छे से मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये इस केस में क्या चल रहा है। तो इतनी बड़ी रॉड होती नहीं है एक्चुअल में, वरना उसको लीनियर हम कंसिडर नहीं कर पाते, है ना? फिर बच्चे बोलते कि मैम सरफेस ही ले लो जब इतनी थिकनेस भी है तो सपोज यू आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ रॉड, इसको आपने चार्ज कर रखा है। ठीक है, मैं चार्ज ड्रॉ नहीं कर रही, आपने इसको लेकिन चार्ज कर रखा है, इसके एंड्स को मैंने ए और बी नेम कर दिया है। ठीक है, एंड आपको मुझे बताना है कि ऐसे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, किसी भी रैंडम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है मेरे पास P, इट इज गिवन टू यू दैट दिस पॉइंट इज R डिस्टेंस अवे। लेट मी इरेज दिस फ्रॉम हियर, यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ड्रॉइंग है, तो लेट दिस पॉइंट बी इक्वल टू P। तो आपको मुझे बताना है कि ये जो P पॉइंट है इसके ऊपर मेरा कितना मतलब व्हाट इज द वैल्यू
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, इज दिस ओके? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ में आया. तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये लीनियर है, सरफेस है या फिर वॉल्यूम है. तो क्या है ये? Linear. Linear. वेरी गुड. ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो मतलब मैं यहाँ पे लैम्डा लिख रही हूँ. बस लैम्डा से समझ जाना कि हाँ मैम लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात हो रही है. उसके बाद अगला स्टेप क्या है? मैम फिर एक्सप्रेशन DQ में लिखेंगे. डिस्ट्रीब्यूट करना है. हाँ, अब एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे ना. ये इनफाइनाइटली स्मॉल मैंने एलिमेंट ले लिया यहाँ पर. Yes, ma'am. DS. ठीक है, हाँ वेरी गुड बेटा. लेट मी से दैट दिस इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट इज DQ. ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है मेरा, दिस इज DQ. लेट मी से दैट इट इज एट y डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो पॉइंट है उससे ये y डिस्टेंस पे है. एंड ये वाला जो एलिमेंट है, लेट इट बी dy. ठीक है, लेट दिस एलिमेंट बी dy, क्योंकि हम परपेंडिकुलर वाले पॉइंट की बात करें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. तो ये dy डिस्टेंस रहने दो. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो मेरे को इस पॉइंट से यहाँ तक का दूरी कितना है वो चाहिए होगा, ताकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊं. Yes, ma'am. है ना? तो कौन से कलर से ड्रॉ करें उसको? पर्पल से कर दे, व्हाइट से कर देते हैं. व्हाइट कलर बचा है ना हमारे पास. ठीक है, तो ये वाली दूरी मुझे चाहिए होगी. और ये दूरी तो आप निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम में एक्सपर्ट है बच्चे. Yes, ma'am. Under root r square plus y square. अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये वाली जो दूरी है ये हमारी निकल जाएगी मैम. लेट दिस एंगल बी इक्वल टू थीटा. जो भी ये एंगल, ये जो एलिमेंट है ये बना रहा है, लेट दिस एंगल बी इक्वल टू थीटा, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो इस एंगल की भी जरूरत पड़ेगी. अब इस केस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरीके से आएगा. आएगा नहीं आएगा? डी. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब यहाँ पर आप लोग देखो कि इस तरीके के जो केसेस होते हैं ना, यहाँ पर हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं. ठीक है, वरना आप ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे ना. तो यहाँ पर हमें इसके कंपोनेंट्स लेके देखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फील्ड बन रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फील्ड बन रहा है. तो अब इसके मैं कंपोनेंट्स कर सकती हूँ ना बच्चा, है ना. इसका ये वाला जो कंपोनेंट होएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा. DE cos theta. वेरी गुड. दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू डी कॉस थीटा. एंड ये वाला जो DE कंपोनेंट sin होएगा, theta. D sin बिल्कुल theta. सही, बिल्कुल सही, ये मेरा हो जाएगा डी साइन थीटा. सो दिस इज माय, ये वाला जो मेरा यहाँ पर x कंपोनेंट है, आई एम राइटिंग माय x कंपोनेंट एज डी cos थीटा एंड आई एम राइटिंग माय y कंपोनेंट एज डी sin थीटा. इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ये वाली चीज समझ में आ गई सब बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ पर हमें एक और चीज ये पता है कि ये जो dq चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी है? Lambda Lambda dy. dy. वेरी गुड. इसकी वैल्यू है लैम्डा और इसकी लेंथ है dy, तो लैम्डा dy इसकी वैल्यू है. यहाँ तक सबको प्री रिक्वेस्ट समझ में आ गया? ये वाला मामला हमें सारा सेम ही चाहिए. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सो नाउ फर्स्टली लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ दिस डीई फील्ड. दोनों केसेस में हमें ये डीई फील्ड तो चाहिए ही ना. तो ये डीई फील्ड की क्या वैल्यू होगी, कोई बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डीई फील्ड? ये DQ by X बाय, under root y square plus r square का whole square. वेरी गुड, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का Y होल square स्क्वायर. plus r square बस मैम. Y बिल्कुल square सही. plus r. खाली वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? ये डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने अभी देखी, लैम्डा डी वाई. सो आई कैन राइट दिस एज के लैम्डा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. कैन आई डू दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, राइट. तो अब बेटा हमें यहाँ पर करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट अच्छे से. x वाले केस में भी हम इसको इंटीग्रेट करके x के केस में आंसर निकाल लेंगे, और y के केस में हम इंटीग्रेट करके y के केस में आंसर निकाल लेंगे. समझ में आया कि करना क्या है? Yes, ma'am. मैम y स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में नहीं आएगा? नहीं बेटा, अंडर रूट में तो वैल्यू हो गई डिस्टेंस की. हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब लेते हैं तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में आता है ना. मतलब जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं ना बच्चा, ओके मैम. है ना. तो इसमें भी यहाँ पे भी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ना. ठीक है, यस मैम. चलो अब हमें ये चीज समझ में आई. इसको हमने दो कंपोनेंट्स में भी डिवाइड कर दिया. तो फर्स्टली कंसिडर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. श्रेया बेटा हैंड रेज किया है, कोई डाउट हो तो बताओ. फर्स्टली कंसिडर द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को पहले ले लेते हैं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन समझ में आएगी तो वर्टिकल डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी. सेम ही स्टेप्स हैं दोनों के. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब डी एक्स की हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? के लैम्डा डी वाई अपॉन ये वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, है ना.
यस मैम। Yes, ma'am. कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से? मैम r by under root y square Yes, plus ma'am. r। Abigail. हाँ, कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बट बेटा हम ना इस सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर आप जैसे इंटीग्रेशन में आप लोग आगे जाओगे तो आप लोग समझोगे कि इसको हम dy के तरीके से इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं कि ये वाला पॉइंट इस वायर में कहाँ लाई कर रहा है। क्या आप ये चीज समझ सकते हो? ये वाला पॉइंट तो कहीं पे भी मैं रैंडमली दे सकती हूँ ना, मुझे पता ही नहीं कि मुझे यहाँ पे लिमिट क्या लगानी है। राइट, डू यू गाइस एग्री विद दिस? Yes, ma'am. तो इसलिए हम यहाँ पे लेकिन थीटा के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं। वी कैन प्लेस अ लिमिट ऑन दी वैल्यू ऑफ थीटा। हम यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है उधर लिमिट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर y जो है y को चेंज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, y की जो वैल्यू है उसी को हम चेंज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा। और आप यहाँ से ये देख सकते हो डायग्राम से ही कि tan थीटा की क्या वैल्यू आएगी। tan थीटा विल बी 1 इक्वल by टू, r. वेरी गुड, सो y की वैल्यू आई कैन राइट एज r tan थीटा। यस। और tan थीटा को वाला जो पीछे अच्छा, लिमिट्स वाली चीज मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो पॉइंट है ना बच्चा, ये पॉइंट आपका कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब आपको पता नहीं कि मैं इसका इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, लिमिट्स इसकी y के टर्म्स में कैसे लगाऊं, हमें ये नहीं पता है। तो इसकी लिमिट्स इंस्टेड हम थीटा के फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के केस में, तो उधर भी आपको थीटा की वैल्यू गिवन रहती है। थीटा के टर्म्स में हमें पता होता है आंसर, और थीटा के टर्म्स में हम इधर लिमिट भी लगाएंगे। ठीक है, तो थीटा के टर्म्स में लिमिट लगाने का मतलब क्या है कि अब ये जो y वाली टर्म है, वी नीड टू चेंज दिस y इनटू टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, अभी समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, पक्का? चलूं आगे? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब dy की वैल्यू भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। r तो मेरा कांस्टेंट होता है, tan थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है? मैम secant square theta। tan स्क्वायर की होती है, tan की होती है secant स्क्वायर थीटा d थीटा। यस। तो अब ये वाली पूरी की पूरी चीज मैं ये dx में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। ठीक है, y की जगह r tan थीटा रख दूंगी और dy की जगह r secant स्क्वायर थीटा d थीटा रख दूंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? नो मैम। नो मैम, तो ठीक है, कर देते हैं फिर ये वाला स्टेप भी। तो बेटा मैंने क्या बोला कि dx में मैं क्या करूंगी, ये k लैम्डा तो है ही हमारे पास, k लैम्डा, dy की वैल्यू क्या थी? r secant स्क्वायर थीटा d थीटा, r secant स्क्वायर थीटा d थीटा है ना, मल्टीप्लाइड बाय कुछ हो रहा था ना, मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा है यहाँ पर। और इसको डिवाइड किससे करना है? y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से, Yes, ma'am. है ना। तो y स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या देखी थी? y स्क्वायर R tan theta. r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ से मैं r स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, Yes, ma'am. है ना। तो नीचे मेरे पास आ जाएगा r स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 plus tan square theta। कोई आइडेंटिटी याद है ट्रिग्नोमेट्री की? यस मैम secant Yes, square ma'am. theta। Secant square theta. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा होता है। Yes, यस ma'am. मैम। तो dx की बड़ी सिंपल वैल्यू नहीं आ गई मेरे पास? सब कुछ ये तो कट ही जाएगा एक तरीके से, r से एक r कट जाएगा, ये यहाँ से ये dx से एक d, मतलब ये r से r कट गया, secant स्क्वायर थीटा से secant स्क्वायर कट गया, तो बचेगा क्या हमारे पास? लैम्डा cos theta cos theta d theta कुछ भी नहीं बचा, k लैम्डा अपॉन r cos थीटा d थीटा बचा। कितना सिंपल हो गया इसको इंटीग्रेट करना, मुझे ये बता दो अब। यस मैम, यहाँ k लैम्डा और r तो कांस्टेंट है बस। सब कुछ k लैम्डा r सारी चीजें कांस्टेंट है, खाली अब आपको cos थीटा को इंटीग्रेट करना है। अब cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे कैसे, उसके लिए आप ये देखो कि हम कौन से एंगल लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी रॉड गिवन होती है ना, तो अब आप करोगे क्या, इसका एक एंड पॉइंट होगा A, दूसरा एंड पॉइंट होगा B। हमने जो हमारा P वाला पॉइंट ड्रॉ किया है वो कुछ इधर ड्रॉ किया है, यस है ना। P वाला पॉइंट हमने कुछ इधर ड्रॉ किया है, और हमारा जो dx का कंपोनेंट है, r dx कंपोनेंट इज समवॉट हियर, राइट, अग्रीड। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r। तो अब हमें इसकी लिमिट लगानी है, तो लिमिट हम कैसे लगाएंगे? हम ये वाला एंगल देखेंगे बेटा, एक ये एंगल देखेंगे और एक दूसरा ये एंगल देखेंगे। ये जो भी हमारे पास एंड पॉइंट है, उस एंड पॉइंट से आप जो हमें गिवन पॉइंट है उस तक लाइन ड्रॉ करोगे, फ्रॉम बोथ ए एंड बी, जो भी आपके दोनों पॉइंट्स हैं उनसे आप ड्रॉ करोगे। दिस इज योर थीटा वन एंगल, दिस इज योर थीटा वन एंगल, एंड दिस इज थीटा टू एंगल। ठीक है, हम ये थीटा वन और थीटा टू के एक तरीके से ही इसको इंटीग्रेट करेंगे,
ताकि हमारे पास जो भी क्वेश्चन आए उसमें हम थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू पुट करें और हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? Yes, मैम ऐसे क्यों कर मैम रहे एक हैं बार ऐसे? वापस समझा दो। एक बार वापसी समझा दूं बेटा। मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो ये रॉड्स हैं ए और बी, इसमें हमारे को जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पे ना ये एंगल गिवन होता है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस दिस एंगल इज गिवन टू यू एंड इट्स वेरी हार्ड टू कंप्यूट द लेंथ, कि आप ये लेंथ के अलोंग इसको इंटीग्रेट कैसे करो, वो वाली चीज जो होती है वो बहुत मुश्किल है, वो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको थीटा के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आपने वायर का जो एक एंड है, जो भी आपके पास रॉड है, उसके एक एंड से पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करी, दूसरे एंड से पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करी, और एक एंगल थीटा 1, दूसरा एंगल थीटा 2। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो अब हम जब ई एक्स Yes, की ma'am. वैल्यू लिखेंगे, है ना बेटा, जब हम ई एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो डायरेक्टली के लैम्डा अपॉन आर आप बाहर ले लोगे। थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक हमें इंटीग्रेट करना है। जो पॉइंट पी है, थीटा 2 उसके नीचे है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया पॉइंट पी के लिए। तो थीटा 2 की वैल्यू मैं नेगेटिव ले रही हूँ, और मैम थीटा 1 इसको जो है, ऐसे नहीं कह सकते कैसे बेटा? मैम, थीटा 1 से माइनस थीटा 2, मतलब हाँ, थीटा वही। 1 से माइनस थीटा 2 नहीं कर सकते। बेटा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा ना एक बार। आपका मैम जो थीटा 2 एलिमेंट है, माइनस क्यों लिया आपने? थीटा 2 माइनस इसलिए लिया क्योंकि थीटा 2 जो है वो पॉइंट पी की जो लाइन बन रही है उसके नीचे लाई कर रहा है। इट इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने एंगल ऐसे मेजर किया है, ओके तो ये आपका एंगल नेगेटिव तरीके में जाता है ना बेटा। मैम थीटा 2 से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हम, मतलब इंटीग्रेट करना? बेटा कर लो, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा उधर उस केस में, फिर करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एक नेगेटिव साइन आएगा, उसकी हमें नीड नहीं है। इसलिए हम ये माइनस थीटा 2 से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारा ये वाला जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ऐसे एंगल घुमा रहे हैं, इस तरीके से घूमता है ना आपका एंगल। तो हमारा पहले थीटा 2 आया, फिर थीटा 1 आया। आप ऐसे कंसिडर करते हो ना एंगल को घुमाने में। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका आंसर निकाल लोगे थीटा 1 और थीटा 2 के टर्म्स में, Yes, ma'am. है ना। कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? Sin theta. साइन थीटा आता है, और पॉजिटिव साइन थीटा ही आता है, Yes, ma'am. है ना। तो हमने अभी क्या लिखा कि ई एक्स की वैल्यू कितनी है, ई एक्स समझ में आ गया, तो ई वाई भी हमें सेम तरीके से ही करना है। ई एक्स की वैल्यू कितनी है? के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 cos थीटा डी थीटा। सो व्हेन आई डू दिस आई विल हैव के लैम्डा अपॉन आर cos थीटा की इंटीग्रेशन अभी हमने बताई, बच्चों ने बताई। Sin theta. हाँ, साइन थीटा होती है मैम। तो मुझे ऐसे फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है ना, आप लोगों ने याद रख रखे हैं। तो माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक जब करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा 1 माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा 2। तो एक तरीके से इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो दोनों के पॉजिटिव में आएगा ना बेटा। Yes, ma'am. तो ये चीज सब लोग अच्छे से बड़ा बड़ा नोट डाउन कर लो कि मैम ई एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है। ई एक्स की वैल्यू आई है K मैम lambda by r. के लैम्डा बाय आर साइन Sin थीटा 1 theta 1 minus sin theta 2. प्लस साइन थीटा 2 हो जाएगी बेटा। Ma'am, but sin of minus theta तो माइनस साइन थीटा होता है ना, मैम Yes, ma'am. माइनस थीटा 2 से करेंगे तो माइनस थीटा, मैम आ गया समझ में। है ना। साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा इधर, अगर मैं चलो लिख देती हूँ ये स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन हो रही है तो के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2। तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है ना, तो प्लस आ जाएगा ना दोनों की Yes, साइड ma'am. पे। यस तो ये वाला, ये हमारा काम हो गया। ये हमारा काम किसके लिए हुआ है? लेकिन एक्स के लिए। अभी इतना ही काम हमारा बाकी है वाई के लिए। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को सब बच्चे नोट डाउन अच्छे से करेंगे, और ये जो पिछले वाला डायग्राम है वो भी जरूर बना लेना, वरना भूल जाओगे कि थीटा 1 और थीटा 2 होता क्या है। थीटा 1 थीटा 2 पता नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब उस पे चले वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। नाउ मैम लेट अस थीटा 2 कंसीडर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लाई कर रहा है? बेटा थीटा 2 फोर्थ में ही लाई कर रहा है। अगर हम एंगल देख रहे हैं ना तो थीटा 2 जो है वो आपका नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन इट एज नेगेटिव थीटा 2। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन देखते हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं ना ऐसे सिचुएशन में। थीटा 1 तो आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, थीटा 2 आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसलिए दोनों के साइंस ऑपोजिट आएंगे। मतलब मैंने थीटा 1 को पॉजिटिव और थीटा 2 को नेगेटिव ले लिया है। ठीक है बेटा, ओके मैम। ऑपोजिट साइड पे है ना जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके। चलूं आगे। Yes, ma'am. अब वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग जो बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा एलिमेंट।
और वहां पे तो दोनों में सेम ही बात थी, बस वहां पे cos, यहाँ पे cos थीटा था, वहां पे sin थीटा था ना। यस तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने डी की क्या वैल्यू लिखी थी, वाइट से लिखते हैं, मैम DE sin थीटा। हाँ सॉरी, ई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी साइन थीटा। सो ई वाई विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा। और इसकी वैल्यू भी तो हम लिख सकते हैं ना, और एक्सपैंड करके, जैसे यहाँ पर सेम क्या? स्टेप्स जो फॉलो करे थे वही मैं करूंगी। के लैम्डा, DEY लिखेंगे ना, अभी इंटीग्रेट थोड़ी ना किया, तो स्मॉल DEY होगा ना। हाँ तो डी ई वाई की वैल्यू जो है वो डी साइन थीटा, अच्छा ठीक है मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हो ना, ठीक Yes, है। और अब डी की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, के लैम्डा डी क्यू, नहीं के लैम्डा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना yes, बेटा। अब यहाँ पे याद है हमने अभी इस वाले स्टेप में ये किया है कि y को हमने बोल दिया कि y इज इक्वल टू आर tan थीटा, R tan theta. है ना, एंड dy इज इक्वल टू, अब हम फिर से वही चेस सीम चेस करेंगे, कंसिडरिंग y इज इक्वल टू आर tan थीटा। स्क्रीन पॉज हो गई। स्क्रीन पॉज हो गई, एक सेकेंड, चलो अभी तो काफी टाइम बाद पॉज हुई है, काफी टाइम चल गया, हमारी डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। y इज इक्वल टू आर tan थीटा एंड dy इज इक्वल टू, dy इज इक्वल टू आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, यस मैम। है ना। फिर से जब ये डी वाई में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वही सेम चीज होगी जो वहां पर भी हुई थी, के लैम्डा डी वाई कितना है, आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन वाई की वैल्यू थी हमारी आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। तो फिर से बेटा ये यहाँ से वो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, यस मैम, फिर Yes, by ma'am. R हाँ तो sin फिर से theta हमारे पास हाँ के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा बचेगा, वहां पे कॉस थीटा डी थीटा बचा था, यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा बचा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। सेम इंटीग्रेशन होएगी, सेम सब कुछ होएगा, ठीक है। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जैसे यहाँ पर लिखा था मैं सेम तरीके से लिखूंगी, माइनस थीटा टू से थीटा में इंटीग्रेट करते हुए। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस थीटा टू टू थीटा वन के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा। जब साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, minus cos माइनस कॉस थीटा कर दिया, माइनस थीटा टू से लेकर थीटा वन तक। अब बताओ इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, सब बच्चे निकाल के बताओ कि ई वाई की क्या वैल्यू आ रही है फाइनल, बताओ। ये लो एक थोड़ी सी हेल्प कर K देती हूँ, lambda by R into cos theta 2 minus cos theta 1. वेरी गुड। ये अब माइनस है ना, तो कॉस थीटा टू वाली टर्म पहले लिख देंगे, और कॉस थीटा में Yes, फर्क ma'am. नहीं पड़ता थीटा टू है या थीटा वन है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। बस यही डेरिवेशन करनी है बेटा रॉड के केस में। अब रॉड का केस आपका खत्म हो चुका है, Yes, ma'am. ये दोनों एक्सप्रेशंस हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन सब बच्चे नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लो। एक्स के केस में साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू कॉस, और वाई के केस में आपका कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा, Cos theta 1. ठीक है। ये वाली पूरी डेरिवेशन समझ में आई सबको, एक बार अगर एक्स वाला आ गया तो वाई वाला तो सेम ही डायरेक्शन में गया है, क्लियर है बच्चों, Yes, ma'am. रिजल्टेंट निकालेंगे। नहीं हो गया, बस इतना ही करना है। रिजल्टेंट वगैरह तब निकालोगे जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देना, वरना जरूर करो, ठीक है। मैम अगर लिमिट्स करेंगे तो cos theta 2 के साथ माइनस आएगा ना। नहीं आएगा ना यार, देखो अगर आप लिमिट पुट करोगे तो एक सेकेंड, माइनस नहीं आएगा ना, इसको अब आप कैसे लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू, एक तरीके से दिस इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा, अगर मैं लिमिट इंटरचेंज कर दूं तो लिमिट हो गई थीटा वन से लेकर थीटा टू तक की लिमिट, इस तरीके से लिख सकते हो ना इसको, है ना। तो कॉस थीटा, वैसे यार इंटीग्रेशन में लिमिट उल्टी कर दो ना, अगर नेगेटिव साइन है तो नहीं कर सकते क्या, देखो ना, अगर पता नहीं। अरे क्या पता नहीं, इसमें क्या सोचना है, अगर मेरे पास है x फ्रॉम माइनस वन टू टू, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, टू माइनस ऑफ माइनस वन, टू प्लस वन हो गया ना ये। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, x फ्रॉम टू टू माइनस वन कर दूं, तो क्या आंसर आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो ये उल्टा नहीं आ गया, एक नेगेटिव साइन ही तो एक्स्ट्रा है,
यस मैम, मैम ये पता नहीं था। इसमें ये मेरे पता नहीं है, ऐसे कोई रूल ये ऐसे लिखा थोड़ी होता है, ये तो करते करते समझ में आ जाएगी चीज। बाकी अगर ये चीज ना भी लिखो तब आप कैलकुलेट करके भी देख लो, तब यही आएगा आपका। ठीक है, पहले cos θ1 पुट कर लो, फिर θ2 पुट कर लो, नेगेटिव वगैरह कॉमन सब कुछ आ के आपके पास फाइनल आंसर यही आएगा। क्लियर है तो बताओ आगे चले। Yes, ma'am. मैम सब नोट करना है बस। हाँ नोट कर लो, मैं तभी रुकी हुई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे बता दो, संगीता, काफी, करुणा, साक्षी भी आ गई है, अजय इज हियर, अंशिका Yes, ma'am. क्लियर Yes, है ma'am. बेटा। ठीक है, डेरिवेशन वाला पार्ट है तो अभी 2-3 डेरिवेशन हमें और करनी है, ऐसे टाइम लगेगा। रिंग की करनी है, रॉड की करनी है। रिंग वाली इजी लगती है, रॉड वाली थोड़ी सी ट्रिकी होती है, बट वो मतलब एक बार एक तरीके की डेरिवेशन अगर समझ में आ गई तो सारी इजी है। ठीक है, तो तभी मैं स्टार्टिंग से सारी डेरिवेशन करवा देती हूँ कि बच्चों को दिक्कत ना है, ना डेरिवेशन में ना क्वेश्चन में। चले Yes, आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब बेटा इसी केस में ना थोड़े से स्पेशल केसेस बनते हैं, वो स्पेशल केसेस देख लेते हैं। पहला स्पेशल केस क्या है आपका? द फर्स्ट स्पेशल केस इज व्हेन θ1 is equal to θ2 is equal to some random θ। तो इसका मतलब है कि θ1 is equal to θ2 का क्या मतलब है कि जो भी पॉइंट है वो आपकी रॉड के एग्जैक्ट, के हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, मेरी रॉड बड़ी टेढ़ी बन रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सीधी बन जाए, अभी भी टेढ़ी बनी है। ठीक है, समझ जाओ यार, तो मैं से ड्राइंग पे फोकस नहीं करना है हमें, है ना, हमें समझना है कि क्या चल रहा है। तो ये आपकी रॉड है ए बी, इस पे आपको पता है लैम्डा है। अब ऐसा तब होगा जब ये जो पॉइंट है वो एकदम मिड पॉइंट में लाई कर रहा है, दिस इज योर पॉइंट पी। ठीक है बेटा, तो इस सिचुएशन में आपका जो दोनों के दोनों एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाते हैं। ऐसे आपके बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। So in this case θ1 is equal to θ2 which is equal to θ। अब यहां पर क्या होगा, मुझे EY और EX की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो क्या होगा। मैम ये हो जाएगा k लैम्डा बाय r2 sin थीटा और EY कंपोनेंट हमारे 0 हो जाएगा। वेरी गुड, तो इसका मतलब क्या है कि EX की वैल्यू कितनी हो गई, 2k लैम्डा अपॉन r sin थीटा। Yes, ma'am. राइट, दिस इज माई EX। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, अगर जैसे कुछ कुछ लोग क्या करते हैं वो k को ओपन अप कर देते हैं, सो यू कैन राइट इट एज लैम्डा साइन थीटा अपॉन 2 4 पाई। pi epsilon naught into r. हाँ बेटा, मैंने यहाँ पे 2 से ना जो k का 4 है उसको कट करके नीचे 2 लिख दिया। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, और EY की वैल्यू क्या होती है हमें पता है कि मैम EY इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन r cos θ2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, तो EY की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना, दोनों एंगल्स इक्वल है तो। यस सो विच इम्प्लाइज EY इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस केस में हुआ क्या है कि अब आपको पता है कि E अगर मैं करती हूँ E के कंपोनेंट्स, तो cos थीटा वाला कंपोनेंट बनता है, sin थीटा वाला कंपोनेंट बनता है, तो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होता है वो तो कैंसिल आउट हो जाता है ना अगर दोनों इक्वल है तो, यस मैम। है ना, खाली आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो बचता है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वही बचेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी DEX। ठीक है, डायरेक्शन आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होएगी। इज इट ओके? यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस केस में। ये क्लियर है? अगले केस पे चलूं। अब समझ में आया कि वो जो हमने एक्सप्रेशन निकाले उससे सारे एक्सप्रेशंस निकल जाएंगे, सेंटर में हो तब निकल जाएगा, सबसे ऊपर हो तब निकल जाएगा, सबसे नीचे हो तब निकल जाएगा, सारी चीजें निकल जाएंगी। यस ठीक है बेटा, ये वाली जो वायर है ना, ये वाली वायर, ये भी देख लो कि ये वाली वायर बहुत ज्यादा लंबी वाली वायर नहीं है, वैसे लंबी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो ये वाली चीज हमें समझ में आई। अब आगे चलते हैं, अब सेकंड स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है, सेकंड स्पेशल केस क्या है, दैट यू आर हैविंग अ पॉइंट एट Ma'am, screen pause हो गई. स्क्रीन पॉज हो गई क्या? अच्छा हाँ, स्क्रीन पॉज हो गई, अभी विजिबल है बेटा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना, No, ma'am. Yes, yes, ma'am. अभी अभी दिख रहा है। ठीक है, पॉइंट एट लाइन परपेंडिकुलर, पॉइंट एट लाइन परपेंडिकुलर टू द एंड ऑफ अ सेमी इनफाइनाइट वायर, या फिर रॉड, कुछ भी लिख लो, वायर लिख दो। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है बच्चों? मैम एक पॉइंट इंफिनिटी तक जा रहा है।
वेरी गुड. सेमी इनफाइनाइट मतलब आधी इनफाइनाइट है ना, सिंपल देसी भाषा में मैम आधी इनफाइनाइट. मतलब लेट मी से कि ये वाली तो रॉड आपकी इन्फिनिटी पे जा रही है. ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसके अलोंग एक पॉइंट है P और उसका मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताओ क्या सिचुएशन रहेगा. समझ में आ गया? Yes, ma'am. यहाँ हमारा θ1 π/2 हो जाएगा, θ2 0. θ1 हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना. अगर ये वाला पॉइंट मेरा A है, ये वाला पॉइंट मेरा B है, तो इस केस में यही होगा. θ1 तो आपका 90 डिग्री हो गया ना. यहां से यहाँ वाला जो एंगल है, अगर मेरी छोटी रॉड है और ये वाला एंगल मैं देखूं तो ये एंगल आएगा. जैसे जैसे रॉड मेरी बड़ी होती रहेगी ये वाला एंगल भी तो बढ़ता रहेगा. और अगर मेरी रॉड इनफाइनाइट है तो एक तरीके से ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो गया, है ना. और बी वाले पॉइंट पे तो है ही ये, तो θ1 की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाएगी, θ2 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी. ठीक है, ये चीज भी क्लियर है. तो आ जाएगी EX और EY की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से भी. EX हमने कितना देखा था, K लैम्डा अपॉन R sin θ1 plus sin θ2. sin θ1 प्लस sin θ2. क्या वैल्यू आएगी? sin θ1 90 डिग्री पे K lambda by R आ जाएगी. K लैम्डा बाय R आ गया मैम. EX इज इक्वल टू K लैम्डा बाय R. वेरी गुड. EY की वैल्यू और निकाल के बताओ. हम वो भी K lambda by And R. वो भी K lambda by R. ठीक है, EY की वैल्यू कितनी आ रही है? K लैम्डा अपॉन R इंटू ये कितना होता है, cos θ2 माइनस cos θ1. है ना. तो cos θ1 की वैल्यू कितनी है? 0. cos θ1 की वैल्यू है 0. हाँ अच्छा, यहाँ पे तो θ2 0 है ना, तो आपका मैं वही बोलूँ यार 0 पे क्या हो गया, तो cos θ2 आपका 1 हो गया, तो EY की वैल्यू सेम ही आ गई. ये तो इजी है Yes, ma'am. है ना. So this implies EY is also equal to K lambda upon R. Right? So what kind of a situation you are getting here is that this is your point P, right? This is your point P in this case. ठीक है बेटा, ये मेरा point P है और आपका जो horizontal component है वो तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. Yes, ma'am. This is my EX. This is my EX. ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी रॉड है ये ऊपर है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो नीचे आएगा ना इस सिचुएशन में. दिस विल बी माय EY. Yes, ma'am. और मैम ठीक है. रिजल्टेंट 45 डिग्री पे. तो रिजल्टेंट भी आप निकाल सकते हो. रिजल्टेंट निकालने में क्या दिक्कत है, रिजल्टेंट भी निकाल लोगे. Yes, ma'am. Yes, K ma'am. lambda But by ये R चीज- under root 2. by R. वेरी गुड. ये चीज भी आपको याद रखनी है कि अगर आपका ये एक ऐसे किसी पॉइंट पर है तो EX और EY की वैल्यू K लैम्डा बाय R K लैम्डा बाय R आती है और आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर ही सकते हो. उतनी आपको वेक्टर्स ने क्षमता दे दी है. आप लोगों को पता है कि इसका जो एंगल होएगा दैट विल बी 45 डिग्री बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर सेम. एंड जो आपके पास नेट की वैल्यू आएगी, लेट मी राइट दैट हियर, E net will be equal to एक √2 का फैक्टर ही तो आ जाएगा, Yes, ma'am. Yes, है ना. It will be equal to √2 K lambda by R. K lambda by R. मैम स्क्रीन पॉज होगी. अच्छा, अभी विजिबल है बच्चों? विजिबल है बेटा आई थिंक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है. Yes, ma'am. चले Yes, अगले ma'am. अगले स्पेशल केस पे चले. बस एक लास्ट स्पेशल केस बचा है आई थिंक. नोट कर. अच्छा एक सेकंड रुक जाए मैम, नोट करने दो मैम, वरना कैसे चलेगा मैम काम. नोट कर लो, फिर इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस हैं यार मेरे पास. आधा घंटा है अभी क्लास में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है इसके. एक बार तो जेई से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था इसी टॉपिक से, तो इसमें यही वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे. बेटा अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग कल तक मैं अपलोड कर दूंगी इसकी. ठीक है, अभी आपकी जितनी रिकॉर्डिंग्स थी सारी अपलोडेड है, चारों की चारों रिकॉर्डिंग्स. 4 क्लासेस हुई है हमारी. मैम ठीक है? गूगल ड्राइव लिंक दे दोगे इसका आज रात को ही प्लीज. बेटा मैं एक बार पूछ के बता देती हूँ, अगर मैं दे पाऊंगी तो मैं दे पाऊंगी. असल में ना उस लिंक का एक्सेस आप लोगों के पास होगा नहीं, वो अवंती वालों के पास ही एक्सेस होता है. ओके मैम. ठीक है. क्या बेटा, कोई बच्चा कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आया क्या. चलो चले आगे. अभी भी कोई बच्चा कुछ बोल रहा है. चले आगे चले. Yes, ma'am. चलो वेरी गुड. सो नाउ वी आर हैविंग द फाइनल केस. थर्ड केस और फाइनल केस है हमारा कि अगर हमारी वायर है वो इनफाइनाइट है एट अ पॉइंट. क्या बेटा? मैम दोनों साइड से ही हाँ
दोनों साइड से इनफाइनाइट है एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर। तो अब हमारी जो वायर है वो दोनों साइड से इनफाइनाइट है ना, उसमें कोई मैम स्क्रीन पॉज है। स्क्रीन पॉज स्क्रीन है। पॉज है क्या? अच्छा, अभी आ गई बेटा? यस मैम। ठीक है, तो अब जो मेरी ये वायर है, ये रही मेरी वायर। सो लेट, मतलब दोनों साइड से इंफिनिटी है ना, ये भी आपका इंफिनिटी है, ये भी आपका इंफिनिटी है, और कहीं पे भी मेरा पॉइंट पी तो कहीं पे भी हो ही सकता है। दिस इज माय पॉइंट पी सपोज, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी इज आर। ओके, सो नाउ कैन यू गाइस टेल मी कि यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 की क्या वैल्यू होगी? मैम π/2 होंगे दोनों 90 डिग्री। दोनों ही π/2 हो जाएंगे ना, यस मैम। यस मैम। है ना, दोनों साइड से इन्फिनिटी है भाई, दोनों साइड से इन्फिनिटी है, मतलब वो कहीं जा ही नहीं रही, वो वाला पॉइंट जो है वो 90 डिग्री के एंगल है उसके लिए। जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं लेंथ वैसे वैसे ये एंगल भी तो बढ़ता है ना। देखो पहले सपोज ये मेरी वायर है, पहले ये एंगल ऐसे है, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे ये एंगल बढ़ता रहेगा, एंगल बढ़ता रहेगा, एंगल बढ़ता रहेगा, और फिर फाइनली जाके मेरा हाथ पूरा सीधा हो गया, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है बच्चा, तो इस केस में आपका θ1 इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड θ2 इज ऑल्सो 90 डिग्री। कैन यू कैलकुलेट द वैल्यूज एंड टेल इट टू मी? यस मैम। यस बताओ, मैम। कैलकुलेट करो। मैम ex2k λ/r। वेरी गुड, ex की वैल्यू फिर से मैं लिख देती हूँ, मुझे भी याद हो गई ऐसे लिखते लिखते ना, k λ/r sin θ1 plus sin θ2। θ2 is equals to 2k λ/r। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब हम वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो ex की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2k λ/r। λ/r। और मैम और ey ey 0। ey 0। तो इंटरेस्टिंगली इनफ यू आर गेटिंग द सेम केस विच यू डिड जब वायर के मिडिल पॉइंट में ये चीज लाई करती है यस मैम। है ना, वही वाला सेम केस तो आ गया, cos θ1 माइनस cos θ2, है ना, ये वाला केस तो आ गया हमारा। तो यहाँ पर भी हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। ey की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो इस सिचुएशन में भी जो आपका नेट फील्ड होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ दी दिस वाला पार्ट, ex वाला पार्ट। तो आपके पास जो नेट फील्ड आएगा, नेट E विल बी इक्वल टू 2k λ/r और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, यस मैम। ये सारे केसेस समझ में आए? जरूरी है इनको समझना, इनके बिना क्वेश्चंस होते नहीं है बच्चों से, जितना मैंने देखा है। मैम ठीक है, इसका y कंपोनेंट 0 कैसे आ रहा है? बेटा cos 90 0 होता है ना। मैम फॉर्मूले से तो पता लग गया, बट मैम वैसे कैसे आएगा? आई कंपोनेंट इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि ये आपका इनफाइनाइट मामला है। सो इसमें सारे के सारे जो कंपोनेंट्स की वजह से वर्टिकल वाला पार्ट आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ऊपर जितना वर्टिकल कंट्रीब्यूशन है उतना ही नीचे भी आएगा। समझ पा रहे हो? जैसा हमने ये इस वाले केस में डिस्कस किया था, मिडिल पॉइंट वाले केस में भी तो डिस्कस यही सेम चीज करी थी। तो यहाँ पर भी आपके जो सारे वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो वही सेम चीज तो यहाँ पर भी होगी, जितने वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री, यस है ना। मतलब पी एक तरीके से हमेशा मिडिल पॉइंट पे ही लाई करेगा, आप कहीं पे भी लो ले, जब इनफाइनाइट वायर है, ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड है, तो पी तो आप जहां पे भी लोगे वो हमेशा आपका मिडिल पॉइंट पे लाई करेगा, है ना। मतलब लाइन जॉइन क्या कहते हैं उसको, लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे। क्लियर है? चले आगे। यस मैम। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। ये पार्ट हमारा रॉड वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अब इसके आगे 3-4 क्वेश्चन है मेरे पास, वो करेंगे, फिर हम अगले पार्ट पे मूव कर जाएंगे। ट्राई टू सॉल्व दिस गाइस। फील्ड की वैल्यू हमने निकाल ली, अगर फोर्स पूछेंगे तब क्या करोगे? अब यहाँ पर इनके पास इनफाइनाइट वायर है, उसके ऊपर ये फोर्स पूछ रहा है, कर देंगे QE हो जाएगा। क्या दिक्कत है? उतना तो कर ही सकते हैं मैम, उतनी तो आई गई हमें फिजिक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2k λ/r। डायरेक्शन आ जाएगी आई क्या? यस मैम। है ना। फोर्स क्या होती है? Q QE। into E। Q इंटू ई, यही तो होती है फोर्स। 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उस पॉइंट पे पूछ रहे हैं कि उस पॉइंट पे पूछ रहे हैं हम कितना इन्फ्लुएंस है ना। फोर्स में हम पूछ रहे हैं कि अब वहां पे हमने एक चार्ज रख दिया, उसको बता दो भाई कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। तो फोर्स की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगी, वेरी सिंपली इट विल डायरेक्टली कम आउट टू बी 2k लैम्डा Q by R I cap। बाय आर आई। सिंपल। यस ये मत बोलना कि मैम आपने फोर्स नहीं करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड करवा दिया, अब तो हम फेल हो जाएंगे मैम, है ना। फोर्स में तो खाली चार्ज से ही तो मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना थोड़ी है और आप लोगों को। यस ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है,
यहाँ पे आपको एक लंबी वायर दे रखी है, एक साइड से आपकी इनफाइनाइट वायर है, और दूसरा जो पॉइंट है आपका वो कहीं नीचे जाकर ये जो पॉइंट पी दिख रहा है वो है। दिख रहा है सबको? विजिबल हो रहा है या ड्रॉ कर दूं एक बार? यस मैम दिख रहा है। मैम एक दिख रहा है? बार पेज रिव्यू कर दीजिए। क्या करूं? हम जो लास्ट पेज था वो दिखा दीजिए। अच्छा लास्ट पेज दिखा दूं, लिखो। सिंपल भाषा में बोलो ना यार, ऐसे मुश्किल मुश्किल शब्द यूज करते मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। रिव्यू कर दो मैम। हो गया? यस मैम। चलो अब बेटा ये वाला पॉइंट आपको इन्फिनिटी गिवन है, ठीक है? ये डायग्राम मैं खाली एक बार रीड्रॉ कर रही हूँ। स्क्रीन पॉज हो गई? अच्छा एक सेकेंड। बच्चे ने बोला ना पिछले पे चले जाओ, तो स्क्रीन ने बोला कि हाँ पिछले पे ही रहेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट पी है। यहाँ पर आपका काम इस वाले क्वेश्चन में यही है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर दीज टू एंगल्स। जो आपके दोनों एंगल्स हैं वो कितने कितने हैं। आपको गिवन है दैट दिस एंगल इज 37 डिग्री। सो कैन यू आइडेंटिफाई कि दोनों एंगल्स कितने कितने होंगे? बस ये आइडेंटिफाई कर लो, काम हो जाएगा। चलो इस डायग्राम से इसको कंपेयर करते हैं बेटा। मैम 90 डिग्री और 53 डिग्री। 90 और 53। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कैसे आया यार? ये सोचो कि मैम हमने करा क्या था कि जो पी पॉइंट था, इन्फिनिटी है तो 90 हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमने पी पॉइंट से ये बाइसेक्टर ड्रॉ करी थी। ये वाली जो बाइसेक्टर है ना, जो ये येलो वाली नीचे मैंने बना रखी है, यही तो ड्रॉ करी थी आप लोगों ने, है ना? और मैम अब ये वाला जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करा है, बस हमने दोनों एंगल्स जो थे यहाँ से मेजर कर लिए। तो ये हमने बोला θ1 है, ये हमने बोला θ2 है। यही तो किया है तुम लोगों ने, कुछ और थोड़ी किया है। अब ये ऊपर वाले केस में, ये जो ये वाला केस है जिसमें इन्फिनिटी बन रही है, उसमें तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि मैम ये हमारा जो θ1 है ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? ये तो इन्फिनिटी बन गई। θ2 की वैल्यू कैसे आएगी मैम? यहीं से उल्टा चल लो ना। यही वाला जो हमारा परपेंडिकुलर वाला लाइन है, यहीं से उल्टा चल लेते हैं। यही तो हमने किया है। एक बार ऐसे चल लिए, एक बार ऐसे चल लिए। तो जब हम यहां से उल्टा चलेंगे, देन दिस इज द वैल्यू विच यू विल गेट। समझ में आया कुछ? मैम मैं कोई θ2 वाला दोबारा बता दो नेटवर्क। θ2 वाला फिर से समझाऊं? यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाले केस में हमने क्या किया, θ1 हमने ले लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ये वाले को इससे ज्वाइन करके जो भी हमारे पास बन रही है लाइन, ये वाली जो लाइन है हमें यहाँ तक इसका कंसिडर करना है। ठीक है, तो अगर हमें θ2 निकालना है तो θ2 में हम उल्टा चले, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आप लोग उल्टा चलोगे तो कुछ इस तरीके का एंगल आ जाएगा आपका, जो हमें फाइनल एंगल निकालना है। दिस विल बी योर θ2। यस। ठीक है, सो दिस θ2 इज एक्चुअली इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बी वो 360 माइनस 37 आई थिंक। हाउ मच विल दैट बी? मतलब 360 माइनस 37 ही लिख देते हैं। 323। हाँ, तो एक तरीके से ना ये वाला जो एंगल है इट इज इक्वल टू माइनस 37 डिग्रीज। अभी समझ में आया? है ना? अभी समझ में आ गया कि हाँ अब समझ में आया। θ2 तो माइनस 37 हमने पहले भी लिया ही है, माइनस में तो लिया है एंगल। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 37। सो नाउ कैन यू गाइस कैलकुलेट कि Ex और Ey की क्या वैल्यू आएगी? यस मैम, Ex की वैल्यू आएगी 9 के लैम्डा बाय 5r। ओके वेरी गुड। और Ey की क्या वैल्यू आ रही है बेटा? मैम एक मिनट से निकाल रहे हैं। निकालो निकालो, कोई नहीं, पूरा वक्त है मैम। मजा आया क्लास में आज? तो ऐसे अच्छा डेरिवेशन भी हो गई, क्वेश्चंस भी हो गए। मतलब मेरे को लगता है कि एक घंटे से, वेरी गुड बेटा, 1 घंटे से ज्यादा इफेक्टिव 2 घंटे की क्लास रहती है। डू यू गाइस एग्री? यस मैम। है ना? Yes, चलो तो यहाँ पर भी अब हम लिख देते हैं। अब हमने क्या लिखा? θ1 की वैल्यू तो 90 डिग्री आ गई मैम। θ2 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 37। 360 थोड़ी आई, माइनस 37 आई ना मैम। 53 डिग्री नहीं होगा। 53 नहीं होगा बेटा इस केस में। माइनस 37 पहले तो नेगेटिव ही तो लोगे, माइनस 37 से ले लो डायरेक्टली। अगर ये वाला 360 माइनस 37 वाली चीज समझ नहीं आई, इसको उल्टे डायरेक्शन में कंसिडर करोगे तो माइनस 37 तो डायरेक्टली आ जाएगा ना आपका। यस। है ना? ठीक है, तो माइनस 37 अगर हम, हाँ बेटा, मैम फिर जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो 2 के लैम्डा बाय 5r और वर्टिकल 4 के लैम्डा बाय 5। 2 लैम्डा अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस साइन 37 कर दो, कितना आएगा? 1 माइनस 3/5। हाँ 1 माइनस 3/5।
तो निकाल लो यार, ये तो आ गया ना, 2 समथिंग आ जाएगा। Yes, ma'am. 2/5 into k lambda by r. वेरी गुड, 2/5 इंटू के लैम्डा बाय आर। और ई वाई की वैल्यू कितनी आएगी? Ma'am, cos 53 degree minus 0 हो जाएगा, वो 4k by lambda by. हाँ, cos 90 तो 0 हो जाएगा आपका, cos 90 Ma'am, theta 2 होता है ना, तो पहले 53 वाला आएगा ना? 53 नहीं, -37 ये yes ma'am. है ना, cos ऑफ -37। मैम लिखा हुआ ये बस गलती से भूल गई. कोई नहीं बेटा, cos ऑफ -37 माइनस Four by ये five, cos five थीटा 1, second तो यहाँ पे है। आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 4/5 k lambda by r. के लैम्डा बाय आर इंटू 4/5। 4/5 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बेटा। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे कि आई कैप वाला कंपोनेंट इधर जा रहा है ना, दिस इज योर ई एक्स, और ई वाई वाला कंपोनेंट इधर जा रहा है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपका इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई विल बी इक्वल टू 2/5 आई माइनस 4/5 जे इंटू के लैम्डा बाय आर। इज दिस ओके? मैम EX 8/5 k lambda by r नहीं आएगा, 8/5 क्योंकि क्यों थीटा 2 आएगा? तो हमेशा माइनस में होता है ना मतलब मैम। थीटा 2 हमने डेरिवेशन में थीटा 2 माइनस में लिया था ना, माइनस थीटा 2। हाँ, तो क्या तो उसके दिक्कत है? अकॉर्डिंग तो EX में sin 90 प्लस sin 37 डिग्री नहीं आएगा। नहीं बेटा, यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा आपका जो एंगल है। इधर आपका एंगल वो नीचे भी तो हो गया ना, वो वाला तो चलो हमने उस केस में वो वाला एंगल जो है वो कंसीडर कर लिया जब आपका ऊपर एक्यूट एंगल बना रहा होता है। यहाँ पर एक तरीके से वो 360 -37 की वजह से थीटा 2 की इटसेल्फ वैल्यू -37 आ रही है। यहाँ पर वो नेगेटिव वाला साइन उधर वाला इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। ओके मैम। ठीक है, यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो भी तो नीचे है ना वायर के, वो ऐसा वाला पॉइंट Yes, नहीं है ना ma'am. जो हमारा पहले वाले केस में था। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम मैम। वेक्टर लगा दो बस. क्या? मैम वेक्टर लगा दो ई पे. हाँ, वी पे वेक्टर लगा देता है, ये लो। ठीक है, परफेक्ट नोट्स। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको पता है आपको क्या करना है कि यहाँ पर अब हर वायर की वजह से आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर उसका वेक्टर सम करना है। तो सब बच्चे इसको ट्राई करो। मैम इसके थोड़ा टाइम दे दो, एक बार ट्राई करेंगे फिर चलो बता. इसको थोड़ा टाइम देती हूँ, आप एक बार ट्राई करो। एक बार मेरे घर की बेल बज रही है, मैं एक बार देख के आती हूँ कौन आया है। ठीक है, टिल देन यू जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन क्विकली। ऑल राइट एवरीवन? यस मैम। ऑल राइट बच्चों। यस, आई एम बैक। हुआ? आंसर आया? मैम कर रहे हैं. कर रहे हो? कैसे कर रहे हो ये बताओ। मैम अभी तो फील्ड की डायरेक्शन और कंपोनेंट सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है, चलो करो, ट्राई करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। टेक 1 or 2 more minutes। एक हिंट दे दूं?
नो मैम, अभी एक बार ट्राई अभी हिंट नहीं दे रही, चलो ठीक है, नहीं दे रही हिंट, ट्राई करो फिर सॉल्व करने की। इसी तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन जेई में भी आया था, उसमें बस उन्होंने थोड़े से जो बनाया ना, ये जैसे स्क्वायर बना रहे हैं, वो स्क्वायर नहीं बना रखा था, वो कुछ इस तरीके का पैटर्न बना हुआ था शायद, कुछ इस तरीके से। वो भी मैं क्वेश्चन अगली क्लास में ऐड करने की कोशिश करूंगी। ले लो 1 मिनट और ले लो, फिर सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। आज की क्लास ऐसे कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गई, मतलब मेरे को भी ऐसा लगा कि एकदम टाइम कहाँ भाग गया, समझ नहीं आया। यस मैम। कोई नहीं कोई नहीं, अच्छी बात है, 1.5 घंटे का पता नहीं चलना इज अ पॉजिटिव थिंग। प्लीज नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ, मैं नोट्स तो क्लास के इमीडिएटली बाद भेज दूंगी बेटा, वो तो चीज मैं सबसे पहले कर देती हूँ आप लोगों की क्लास खत्म होते ही। ओके मैम। अब थोड़ा स्टार्ट करूं करना, वरना फिर अगली क्लास के लिए लेट हो जाओगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ। सबसे पहले तो सबसे सही चीज देख लो इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये सारी वायर्स के बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है। यस मैम। तो सबके केसेस में, वर्टिकल वाले तो होंगे। हाँ सबके केस में जो आपका एंगल होएगा वो तो 45 डिग्री हो जाएगा ना। यस मैम। Yes, ma'am. सारे केसेस में आपका एंगल जो है θ1 इज इक्वल टू, इन ऑल केसेस, इन ऑल दीज वायर्स, इन ऑल दीज वायर्स θ1 is equal to θ2 which is equal to 45 degree. Is this okay? यस Yes, ma'am. मैम। मैम फिर अब मैं- वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स हाँ, होंगे। वर्टिकल वाले कंपोनेंट आपके होंगे ही नहीं, खाली आपके हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट बचेंगे। वो वाले कंपोनेंट भी मैं अभी बढ़िया मस्त एकदम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले ना मैंने इन चारों वायर्स को नंबरिंग भी दे दी है, ताकि मैं E1 E2 E3 E4 लिख पाऊँ, ठीक है। आप लोगों का काम उससे आसान हो जाएगा। तो अगर मैं E1 लिखूंगी, E1 इज बिकॉज ऑफ लैम्डा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अग्रीड? यस मैम। ठीक है। E2 इज बिकॉज ऑफ -3 लैम्डा, तो -3 लैम्डा की वजह से E2 कुछ ऐसा दिखेगा। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा, मैम इसका आंसर 10 के लैम्डा बाय आर आएगा। एक सेकेंड, लेट मी चेक। नहीं, आई कैप और जे कैप में कुछ अलग अलग वैल्यूज आएंगी बच्चा, ओके मैम। ठीक है। आई कैप जे कैप में वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी। दिस विल बी इक्वल टू E2, ठीक है बच्चों। थर्ड वायर की वजह से भी हम बना सकते हैं, थर्ड वायर की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में आएगा E3। अग्रीड? Yes, ma'am. यस मैम। और फोर्थ वायर की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ओ सॉरी, फोर्थ का आपकी नेगेटिव वायर है, वो पॉजिटिव वायर है, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा E4, यस मैम। ठीक है। ये E1 E2 E3 E4 सबको समझ में आया? यस मैम। अब आपको पता है कि इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका EX के बराबर ही हो जाता है ना। तो EX के बराबर होके कितना हो जाएगा आपका 2k 2 के लैम्डा बाय आर। 2k लैम्डा बाय आर, और साइन का भी तो टर्म आएगा ना बेटा, यस मैम। है ना। 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा, यही देखा था ना हमने अभी। यस मैम। इस केस में अब यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, सबके लिए r की वैल्यू इज L/2। Yes, ma'am. आगे आंसर, सबके लिए आप E की वैल्यू निकाल सकते हो, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में निकाल दो, है ना। मैंने क्या लिखा, तो अब अगर मैं E1 की वैल्यू लिखूं, E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लैम्डा ही है मेरे पास, तो 2k लैम्डा अपॉन L/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय रूट है ना, 1/√2। तो जब ये कैलकुलेट करोगे और ये इसकी डायरेक्शन होगी, E1 की डायरेक्शन हमने यही तो बोली थी E1, सो इसकी डायरेक्शन है आई कैप, तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2 के लैम्डा 2 रूट 2 के लैम्डा बाय एल। ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, साइन 45 से एक Yes, रूट ma'am. कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 2 रूट रूट 2 के लैम्डा बाय आर एल। लैम्डा बाय एल आई कैप, यस मैम। ठीक है। अब कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद अगला हमने क्या लिखा है, E2 की वैल्यू बताओ। मैम एक चीज पूछूं? हाँ पूछो।
मैम इसका आंसर k lambda by root 2l into minus 24 I cap plus 11 j cap है क्या? यार उसी तरीके से कुछ आएगा, अभी सॉल्व करके देख लेंगे। मेरा तो 14 का भी फैक्टर आया था, अभी करते हैं सॉल्व। ओके मैम। ठीक है, अभी एक बार सॉल्व करते हैं, फिर सबका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब E2 की वैल्यू में यहाँ पर खाली लैम्डा की जगह एक तरीके से -3 लैम्डा आ जाएगा। यस मैम। तो डिफरेंस ही नहीं है यार तीनों में, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यस मैम। है ना। माइनस से भी क्यों करेंगे, बोल देंगे इसकी डायरेक्शन जे कैप के टर्म्स में है, यस मैम। है ना। तो E2 की वैल्यू एक तरीके से कितनी हो जाएगी, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो 6 स्क्रीन पॉज हो गई। स्क्रीन पॉज हो गई, अभी दिख रही है क्या, यस मैम दिख रही है। है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6√2 आ जाएगी ना, 3 से मल्टीप्लाई तो होगी। ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की, मैं लंबे तरीके से नहीं करवा रही। पहली चीज तो ये देख लो, लंबे तरीके से तो सारे निकालते रहो। मैम ठीक है? मैंने भी ऐसे ही किया था मल्टीप्लाई अरे करके। ऐसे ही करो, स्टेप्स थोड़ी मांग रहा है कोई, और स्टेप्स मांग भी रहे हैं तो इस तरीके से स्टेप्स को खाली एक्सपैंड करके लिख दोगे। अब 2 लैम्डा की वजह से इस तरीके से आएगी E3। यस मैम। 2√2 k lambda 4√2 k lambda by l। E3 में आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ इसको नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव आई कैप जा रहा है बेटा। यस मैम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं लिख रही हूँ एक तरीके से -4√2 k lambda by l। अपॉन l आई कैप। और E4 की वैल्यू हमने देखी थी, वो भी पॉजिटिव ही आई है, यस मैम। है ना। E4 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 लैम्डा है, 8√2 k lambda by l I j cap। बाय l j कैप। तो बेटा E नेट की वैल्यू निकल जाएगी। यस मैम। क्या निकालोगे, E नेट विल बी इक्वल टू, ये k लैम्डा वाला तो कॉमन ले लूं क्या, k लैम्डा बाय l इनटू -2√2 by -2√2 I cap I cap -2√2 i कैप प्लस plus 14√2 j cap। आ गया आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन आएगा तो मार्क कर ही आओगे। यस मैम। क्लियर है, मैम समझ में आपने आया। 4 अल्फा की तरफ क्यों नहीं लिया, फिर से बोलो बेटा। 4 अल्फा की तरफ क्यों नहीं लिया? बेटा क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा नेगेटिव है ना, एक देखो इनमें एक ऑड वन आउट है, ये वायर हमारी नेगेटिव है। अगर ये वायर पॉजिटिव होती तो आपका ये 4 लैम्डा की तरफ आ जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टुवर्ड्स जाएगा ना, ओके है ना। तो इसलिए इसका जो वायर 2 है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टुवर्ड्स बनाया है मैंने। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस मैम। yes वेरी गुड। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही करेंगे, ठीक है। नोट्स और रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएंगी, नोट्स अभी मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगी। ठीक है बच्चों? यस मैम।